हेलो एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेआरएफ प्लांट साइंस में इसका क्रेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन एग्रीकल्चर एग्जाम्स और जेआरएफ प्लांट साइंस एग्जाम में अराइज होते हैं। तो आज हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन से और हिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेशन और हिस्ट्री को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, इसे हम एक न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में पढ़ते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं था तो हमारे पास ये टेक्निक नहीं था कि हम किसी भी प्लांट्स को जो सीड के द्वारा जो है तैयार नहीं हो पाता तो उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर से तैयार करते थे। और हम कोई भी जीन ट्रांसफर करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, तो उस पर जो हम प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं तो उस प्रोटोप्लाज्म को रीजनरेट करने के लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। तो अगर प्लांट टिश्यू कल्चर के डेफिनेशन की बात करें तो इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सीड प्लांट पार्ट ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, किसी भी न्यूट्रिएंट मीडिया में प्रॉपर कंसंट्रेशन में हम किसी प्लांट के पार्ट्स को या फिर उनके सीड्स को, है ना, तो उनको हम क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं, ग्रो करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं हम इसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो 1880 में आ चुका था। सेल थ्योरी, आप सेल थ्योरी पढ़े होंगे जेनेटिक्स में। सेल थ्योरी में इसे स्लेडन एंड सवार्न ने दिया था। इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया था सेल थ्योरी के बीच में। क्या दो स्टेटमेंट था? पहला तो था कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, बेसिक यूनिट में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ओके, क्या? सेल। और इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट ये दिया कि वही सेल जो है उसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। रीजनरेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है, दैट मीन्स कोई सेल जो है वो रीजनरेट हो सकता है, अपने जैसा एक प्लांट बना सकता है, कोई भी ऑर्गन। तो ये दूसरा स्टेट था। बट जो पहला स्टेटमेंट था कि सेल इज द बेसिक यूनिट यानी स्ट्रक्चरल यूनिट था, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। बट जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट था कि सेल रीजनरेट हो जाता है, वो स्टेटमेंट उस समय यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था। तो बाद में जो है सेल थ्योरी पर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई और आगे जा करके पता चला कि जो सेल होते हैं उसमें टोटिपोटेंसी पाई जाती है। और टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट तो इन्होंने पहले ही दे चुका था। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेल या ऑर्गन जो होता है वो अपने जैसे एक होल प्लांट तैयार कर सकता है रीजनरेट होकर के। ठीक है, तो ये होता है टोटिपोटेंसी। अभी हमने पहला हिस्ट्री की बात कर ली है, 1880 में सेल थ्योरी आई थी, इसको याद रख लेना। ठीक है, और सेकंड देखते हैं 1902 में। 1902 में हैबरलैंड को फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, हैबरलैंड को क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, हैबरलैंड प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर है और हैबरलैंड जर्मन वैज्ञानिक थे। ये प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित थे। इन्होंने टोटिपोटेंसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया। ठीक है, इतना ही इनका कंट्रीब्यूशन था प्लांट टिश्यू कल्चर में। और फिर उसके बाद जो प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर लिया, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, ओनली टिश्यू कल्चर के जो फादर है वो R.G. हरिसन है। ठीक है, अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे ये, तो हरिसन है फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। देन नेक्स्ट अपन देखें तो 1922 में इंपॉर्टेंट रॉबिन्सन ने क्या किया था? इन विट्रो कल्चर किया था रूट टिप को। ठीक है, रूट टिप जो प्लांट का पार्ट्स होता है, रूट पार्ट, इसके टिप को कल्चर करके इन्होंने एक नया प्लांट तैयार किया था। तो इसको कहते हैं हम रूट टिप कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं 1925 में लेबेज ने एम्ब्रियो कल्चर अप्लाई किया था। एम्ब्रियो कल्चर मतलब हम इम्ब्रियो, प्लांट का जो इम्ब्रियो होता है उसको यूज करके न्यूट्रिएंट मीडिया पे हम उसको कल्चर करते हैं, ये कहलाता है आपका एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक इन्होंने कैसे यूज किया था? इन्होंने इंटर स्पेसिफिक क्रॉस किया लिंसीड का। इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्या होता है? जब हम किसी एक ही स्पीसीज के अंदर जो जीनस होते हैं, दो जीनस में क्रॉस करवाते हैं, तो वो कहलाता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। और ये लिंसेड में किया था। फिर उसमें इन्होंने एम्ब्रियो कल्चर यूज किया और प्लांट तैयार किया। ठीक है, तो इन एम्ब्रियो कल्चर यूज करने का उनका ये कॉन्सेप्ट क्यों, मतलब कि उनका ये टेक्निक क्यों था? क्योंकि
प्लांट का जो एम्ब्रियो था उसको कल्चर करना बहुत ही शॉर्ट टर्म टेक्निक था, तो इन्होंने शॉर्ट टर्म में ये काम कर लिया था, ठीक है। और 1934 में वाइट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सक्सेसफुली कल्चर किया था टोमेटो के रूट टिप को, ठीक है, टोमेटो रूट टिप कल्चर को इन्होंने सक्सेसफुली किया था। देन उसके बाद 1952 में मोरल एंड मार्टिन ने मेरिस्टेम कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट का एक्टिवली डिवाइडेड पार्ट होता है, ठीक है। एक्टिवली डिवाइडेड पार्ट, जो अपर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो मेरिस्टेम कहलाते हैं, ठीक है। तो जो टिप पोर्शन होता है वो मेरिस्टेम कहलाता है, और मेरिस्टेम के जो ग्रुप होते हैं उसे मेरिस्टेमॉइड कहते हैं, ओके। टिश्यू कल्चर में ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसको याद रखना जरूरी है, और हम इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम टर्मिनोलॉजी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो मेरिस्टेम कल्चर इन्होंने डहेलिया में किया था, और माइक्रोग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। माइक्रोग्राफ्टिंग टर्म किसने दिया था? मोरेल एंड मार्टिन। नेक्स्ट देखते हैं 1956 में कॉर्नबर्ग एंड खोराना ने इन विट्रो कल्चर में डीएनए को सिंथेसिस किया था, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है और ये भी क्वेश्चन आता है। 1957 में स्कूग एंड मिलर जो है उन्होंने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के कॉन्सेंट्रेशन को बताया, और इन्होंने ये बताया कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के कॉन्सेंट्रेशन अगर कम या ज़्यादा होते हैं तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो हम रिजनरेट कर रहे हैं किसी प्लांट पार्ट को, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो उसका एक फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए, और हम कितना वॉल्यूम किससे रखें, ऑक्सिन को या साइटोकाइनिन को, किससे हमारा रूट ग्रोथ ज़्यादा होगा, शूट ग्रोथ ज़्यादा होगा, इन कॉन्सेप्ट को इन्होंने अच्छे से बताया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 1962 में मर्सिन एंड स्कूग ने न्यूट्रिशनल मीडिया के बारे में बताया था, ठीक है। न्यूट्रिशनल मीडिया जिसे हम आज के डेट में MS मीडिया के नाम से जानते हैं। MS का मतलब ये मर्सिन एंड स्कूग से बना है। MS मीडिया जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है, कॉन्सेप्ट है, और इस कंसंट्रेशन में हर टिश्यू कल्चर को ग्रो किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मर्सिन एंड स्कूग ने एक प्रॉपर वे में उन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ें हैं, जैसे विटामिन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या उनमें जो केमिकल यूज होते हैं उनका क्या कंसंट्रेशन होना चाहिए। आगे हम मर्सिन एंड स्कूग के पूरे कंसंट्रेशन को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं 1962 में गुहा एंड महेश्वरी ने एंथर कल्चर किया था। एंथर कल्चर धतूरा में इन्होंने किया था। एंथर कल्चर क्या है? हम जैसे मेरिस्टेम कल्चर की बात किया, मेरिस्टेम का यूज करते हैं, वैसे ही एंथर कल्चर में हम एंथर का यूज करते हैं। एंथर क्या है? जो मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उसे हम एंथर कहते हैं, और एंथर का यूज इन्होंने धतूरा में किया था। अब हम एंथर का यूज क्यों करते हैं? एंथर कल्चर का यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर जब हमको हैप्लॉइड प्लांट चाहिए होता है तो हम एंथर कल्चर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइड प्लांट के लिए एंथर कल्चर यूज करते हैं, और वायरस फ्री प्लांट के लिए हम मेरिस्टेम कल्चर यूज करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो है ज्यादातर देखने को मिलता है बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये हो गया 1964 तक के जो हिस्ट्री है ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे की जो हिस्ट्री है इसको रफ करके मैं आपको समझाता हूँ। 1964 के बाद जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट टिश्यू कल्चर में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1970 में देखें तो 1970 में एच टेमिन एंड बी बल्टीमोर्स ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या देखे हैं? डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो इन्होंने आरएनए जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्ट करता है। मतलब आरएनए क्या कर रहा है? डायरेक्टेड कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज को कि आप जो है एमआरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके cDNA बनाएं, ठीक है। cDNA बनाने के लिए एज अ एमआरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया आपका कब? 1970 में। फिर 1970 में ही स्मिथ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है जो हम ज्यादातर प्लांट टिश्यू कल्चर या बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज स्मिथ ने की थी 1970 में, और इन्होंने इसे किससे आइसोलेट किया था? इन्होंने हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से इसे आइसोलेट किया था और इसे नाम दिया हाइंड 11। इसका नाम इन्होंने हाइंड 11 नाम से रखा, ठीक है। सो
1970 की बात हो गई है। 1972 में कार्लसन एट ऑल, मतलब कार्लसन के साथ और कोवर्कर्स थे, इन्होंने इंटर स्पेसिफिक क्रॉस किया थ्रू प्रोटोप्लाज्मा फ्यूजन। प्रोटोप्लाज्मा फ्यूजन क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट टिश्यू कल्चर में। प्रोटोप्लाज्मा हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, जब जो न्यूक्लियस को छोड़ करके जो पार्ट्स होता है सेल में, वो सारे प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म दो प्लांट के प्रोटोप्लाज्म को हमने क्या किया, फ्यूज किया आपस में और इंटर स्पेसिफिक क्रॉस किया हमने, तो वो क्या कहलाया आपका, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। अब इन्होंने कब किया, किसमें किया, इन्होंने निकोटियाना में ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन किया, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक क्रॉस जो होता है कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जनरली हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं प्लांट में। इंटर स्पेसिफिक मतलब हम अलग अलग एक ही स्पीसीज के दो जीनस को हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम उसे पॉसिबल टिश्यू कल्चर के द्वारा कर सकते हैं। प्रोटोप्लाज्मा फ्यूजन करके हम टिश्यू कल्चर में ये कर सकते हैं। तो निकोटियाना पे ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है। उसके बाद 1978 में मेल्चार्ट्स ने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन आता है और आपने पढ़ा भी होगा। पोमैटो एक प्लांट इन्होंने तैयार किया जिसमें इन्होंने जो है पोटैटो और टोमेटो को क्रॉस करके इन्होंने क्या बनाया, पोमैटो बनाया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 1980 में इली एंड लिली ने कमर्शियली इंसुलिन का प्रोडक्शन किया, ठीक है। इंसुलिन का प्रोडक्शन कमर्शियली इन्होंने किया थ्रू क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इन्होंने इंसुलिन का प्रोडक्शन किया, ठीक है। 1981 में लार्किन्स एंड स्कॉफोर्ड ने टर्म दिया सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन, अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। सोमा क्लोनल का मतलब किसी क्लोन में आया, ठीक है। क्लोन प्लांट का जो है पार्ट जिसे हम रीजनरेट कर रहे हैं, तो उसमें हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन मतलब जो नॉर्मल जो कैलस होते हैं, नॉर्मल जो सेल ग्रोथ कर रहे हैं, उनसे हमको कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, चाहे वो कलर में हो, साइज में हो, शेप में हो, ठीक है। किसी भी तरीके से हमको जब वेरिएशन दिखता है तो उस तरीके के वेरिएशन को हम एज ए यूज करते हैं क्या, क्रॉप इंप्रूवमेंट में, तो वो कहलाता है आपका सोमा क्लोनल वेरिएशन। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 1983 में कैरी बी मुलिस ने पीसीआर टेक्नोलॉजी दिया। पीसीआर क्या है, पीसीआर जो है डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए, डीएनए के किसके, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है आपका पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो इसका यूज हम डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए करते हैं। तो डीएनए का जो सैंपल होता है, जो हम आइसोलेट करते हैं, उसे हम अगर बढ़ाना चाहते हैं, क्वांटिफाई करना चाहते हैं, तो हम पीसीआर का यूज करते हैं, ठीक है। और वहीं इंपॉर्टेंट जो है इसी से रिलेटेड एलेक्स जेफर ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया था। एलेक्स जेफर ने क्या दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया। उसके बाद में 1987 में बर्टन ने आइसोलेशन किया किसका, बीटी जीन का। बीटी जीन का किससे आइसोलेट किया है इन्होंने, सॉइल बैक्टीरियम से, बैसिलस थुरोजेंसिस से इन्होंने बीटी जीन को निकाला, ठीक है। उन्हीं से इनका नाम बना है बीटी। और फिर इंपॉर्टेंट जो था 1990 में विलियम्स ने आरएपीडी मार्कर को मार्कर को क्या किया, खोजा। तो आरएपीडी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एम्प्लीफाइड पॉलीमरेज क्या है, डीएनए का एक मार्कर है जो इन्होंने खोजा, ठीक है। अब हम इतना हिस्ट्री हमने जान लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट टिश्यू कल्चर का जो टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये हिस्ट्री और प्लांट टिश्यू कल्चर का इंट्रोडक्शन चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, प्लांट साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।